नमस्कार दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास कुछ विलंब से शुरू हुई, इसके लिए एक बार फिर से मेरी सेहत जिम्मेदार है। लेकिन जहां से कल छोड़ा था, ये याद रखिएगा कि पीएसआईआर का टॉपिक्स आपको लग सकता है कि मैं बहुत लंबा खींच रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं। लेकिन मैं इसके पहले भी आप लोगों से चर्चा के दौरान ये बात कर चुका हूं कि मैं पीएसआईआर पर ही सिर्फ फोकस नहीं कर रहा हूं, और ना ही मुझे एक टीचर के तौर पर ऐसा करना चाहिए। जब मैं पीएसआईआर के इन टॉपिक्स पर बात कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य जो है वह अमूर्त प्रकार के जो निबंध आते हैं उन पर भी मैं लगातार जो है फोकस कर रहा हूं। तो आप ये समझ करके चलिएगा कि मैं आपको 2-3 सेक्शंस पर एक साथ रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए यह कोर्स थोड़ा लंबा खींच रहा है। और मुझे यह भी पता है कि एक बार मैंने ये छोड़ दिया तो फिर इस तरह के टॉपिक्स कभी कवर हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे जल्दबाजी कतई नहीं है, आराम से जो है मैं धीरे धीरे ही करके प्रोग्रेस करना चाहता हूं। चूंकि इस बीच में आप लोग के प्रीलिम्स के एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा जो है आप पीएसआईआर पर दीजिए। इसको आराम से स्मूथली लेकर के चलते हैं, बाकी आप अपने टॉपिक्स को कवर करते रहिए। जैसे ही प्रीलिम्स के एग्जाम ओवर होंगे, मैं लगातार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा। सारे के सारे करीबन मैंने 250-300 क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए हैं, तो वो लगातार मैं आप लोग के बीच में लेकर के आता रहूंगा। मैं इस बीच में मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ा कामयाब नहीं हो पाए, शायद यही एग्जामिनेशंस का जो प्रेशर है। तो विल डू इट। याद रखिएगा, हम लोगों को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में अगर आप सिंगल डायमेंशन पर फोकस करते हैं तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं, आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब तक कि इंटर कनेक्शन, इंटर रिलेशन, अंतर संबंध स्थापित नहीं कर देते हैं आप, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, और अधिक जो है भाषणबाजी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोग कोर्स को जो है शुरू करें। और हम लोग इस समय जो है स्वतंत्रता के मानकों को लेकर के उपयोगितावादी सिद्धांत पर जोर दे रहे हैं। अब इसमें उपयोगितावाद शब्द का जो प्रयोग है, मैं थोड़ा लंबा इसको इसलिए लेकर के गया क्योंकि ये गाहे बेगाहे आपके नीति शास्त्र में, या आपके निबंध में, या आपके पीएसआईआर में, यह तीनों जगहों पर इसका ठीक ठाक उपयोग होना है। तो चुनौतियां रहेंगी। कल को जब आप सामाजिक न्याय जैसे जो है पत्र को, जो है प्रश्न पत्र को समझना चाहेंगे, सरकार के जो है दृष्टिकोण को समझना चाहेंगे, तो वहां पर भी आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। याद रखिएगा, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। सिविल सर्विसेज, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लंबी लड़ाई है ना। तो हम लोग उसी लिहाज से चलेंगे। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं क्योंकि वीडियो की वजह से कई बार क्या होता है कि वो दिखाई नहीं देता है ठीक ढंग से। तो मैं शायद मैंने जो है स्क्रीन वगैरह प्रेजेंट कर रखी है। अपर्णा, अगर स्क्रीन में दिक्कत आएगी तो मुझे बताना बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सब कुछ सही तरीके से नजर आ रहा होगा। और हम लोग इस समय स्वतंत्रता पर मिल के जो है विचारों पर जो है फोकस कर रहे थे। अब कल हम लोगों ने ये देखा था कि मिल जो है वह वैयक्तिकता पर जो है काफी जोर देते हैं। ये कल आप लोगों ने अगर इनको देखा होगा तो इन्होंने स्वतंत्रता को किस लिहाज से माना था? स्वतंत्रता को वैयक्तिकता का आदर्श माना था। वैयक्तिकता का आदर्श माना था। ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी, याद होना चाहिए आपको। तो यह वैयक्तिकता के आदर्श को माना था। अब इसी चीज को जो है फर्दर हालांकि एक्सप्लेन किया गया था कल की क्लास में। तो ये कहते हैं कि वैयक्तिकता के कारण ही व्यक्ति प्रचलित व्यवहारों, प्रथाओं और परंपराओं को आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय अपने लिए सही चीजें चुनता है। देखिए, अगर स्वतंत्रता सामूहिक होती,
कि सबकी स्वतंत्रता एक जैसी होती, तो फिर क्या होता कि अगर स्वतंत्रता सामूहिक होती तो जाहिर सी बात है कि जो एक लिए अगर होती तो क्या होता, तो ऐसी स्थिति में जो एक के लिए सही वह सबके लिए सही, जो एक के लिए सही वह सबके लिए सही। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता कि आदमी जो है, यह मनुष्य जो है, यह किसी रोबोट की भांति होता। मनुष्य और रोबोट में अंतर करना नहीं होता। एक बड़ा प्रश्न है, दार्शनिक विमर्श रहा है कि क्या मशीन में प्रेत है? क्या, ये लिखिएगा नहीं आप लोग, क्या मशीन में प्रेत है? अगर इस प्रश्न का जवाब मैं देने की कोशिश करूं कि क्या मशीन में प्रेत है, क्या मशीन में भूत है, इज देयर ए घोस्ट इन अ मशीन, अगर इस सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूं तो ये इस सवाल का मतलब क्या, पहले तो ये समझना होगा हम क्यों कहते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। और आपके सामने जो टेबल रखी हुई है, आपके हाथ में जो पेन है, लैपटॉप है, वह चिंतनशील नहीं है। क्यों? आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि वह मनुष्य को जो है रिप्लेस कर सके चिंतनशील प्राणी के रूप में। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि मैं अपने सोच से, अपने विचार से आपको चौंका सकता हूं, जबकि सबसे तेज कंप्यूटर भी जो है वह आपको चौंका नहीं सकता। हो सकता है कि आप उसकी फंक्शनिंग को ना समझ पाओ, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को समझते हैं तो आप जानते हैं कि वह कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पर शतरंज खेलने की कोशिश करिए, मोबाइल पर शतरंज खेलिए, और उसमें आपको जो है लो लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल ऐसे करके दिया होता है। अब शुरू में जब आप खेलेंगे तो एक दो चाल तक हो सकता है कि वह आपको चौंकाए, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ खेलते चले जाएंगे वह आपको नहीं चौंका सकता, क्योंकि अब वो उसके कुछ मूव्स हैं और वो एक निश्चित एल्गोरिथम पर जो है, कैलकुलेशन पर जो है वह काम करता है। उस एल्गोरिथम को अगर आप समझते हैं, उस कैलकुलेशन को अगर आप समझते हैं, तो वह आपको जीवन में कभी भी नहीं चौंका सकता। जबकि हम लगातार सामने वाले को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से जितनी भी मशीन बनी है वह मशीनें एक निश्चित फंक्शन पर होती हैं। इसीलिए जब जगह जगह लैपटॉप बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल जाते हैं, सिखाने वाले खुल जाते हैं, तो वहां से सीखा हुआ बंदा काम कर लेता है, क्योंकि उसको यह पता है कि इस पर्टिकुलर तरह के फंक्शंस में या इस पर्टिकुलर मशीन में इस तरह की ही फंक्शनिंग होगी। वहां पर एक एप्पल 13 दूसरे एप्पल 13 से अलग नहीं हो सकता। पता नहीं 13 अभी आया कि नहीं आया, आईफोन 13 जो है, तो एक आईफोन 13 दूसरे आईफोन 13 से नहीं अलग हो सकता, सिर्फ कलर वगैरह में अंतर होगा, अंदर की फंक्शनिंग अलग नहीं होगी। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक ही उम्र, एक ही समय पर पैदा हुए लोग, जुड़वा बच्चे एक दूसरे से भिन्न सोच रख सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग अलग हो सकती है। तो अगर मनुष्य भी सामूहिक स्वतंत्रता का आदर्श लेता तो जो एक के लिए सही होता वह सबके लिए सही होता, यानी कि मनुष्य और रोबोट में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य और रोबोट में अंतर होता है, इसीलिए कि क्या मशीन में प्रेत है? हो सकता है कि आपके हाथ में रखी हुई पेन, आप कुछ सोच रही हो, लेकिन उसका सोचना आपको चौंकाता नहीं है। जिस दिन वह उसकी फंक्शनिंग आपको चौंकाने लगेगी, आप समझ जाइएगा कि वो भी सोच रही है। पेन की फंक्शनिंग, लैपटॉप की फंक्शनिंग, मोबाइल की फंक्शनिंग आपको चौंका नहीं सकती, क्योंकि वह सामूहिक फंक्शनिंग पर डिपेंड करती है। परंतु मनुष्य सामूहिक न होकर के व्यक्तिगता के आदर्श पर चलता है। इसीलिए जेएस मिल कहते हैं, जेएस मिल इस बात को रखेंगे, आप चाहिए तो इस पॉइंट को आगे लिख भी सकते हैं, कि जेएस मिल कहते हैं कि व्यक्तिगता के कारण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन,
वैयक्तिकता के कारण, इंडिविजुअलिटी के कारण, वैयक्तिकता के कारण का मतलब इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी के कारण व्यक्ति प्रचलित व्यवहारों, व्यक्ति प्रचलित व्यवहारों, प्रथाओं और परंपराओं को आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय अपने लिए सही चीजें चुनते हैं, अपने लिए सही चीजें चुनते हैं। पहले से यह तय नहीं किया जा सकता है, पहले से यह तय नहीं किया जा सकता है कि कौन सी परंपरा सही परंपरा है, कौन सी परंपरा सही है या गलत है। पहले से यह तय नहीं किया जा सकता है कि कौन सी परंपरा सही है या गलत है। किसी व्यक्ति द्वारा चुने गए सही विकल्प, किसी व्यक्ति द्वारा चुने गए सही विकल्प इस बात पर निर्भर करते हैं कि, किसी व्यक्ति द्वारा चुने गए सही विकल्प इस बात पर निर्भर करते हैं कि खुद वह व्यक्ति कैसा है, कि खुद वह व्यक्ति कैसा है। अब जरा पैरा चेंज करिएगा। तो ये वैयक्तिकता का आदर्श क्या है, इस पॉइंट को क्लियर किया। अब जरा पैरा चेंज कर दीजिएगा। मिल सामाजिक निरंकुशता और सरकार के दखल के खिलाफ मिल सामाजिक निरंकुशता और सरकार के दखल के खिलाफ और सरकार के दखल के खिलाफ वैयक्तिकता के सिद्धांत का वैयक्तिकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, वैयक्तिकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि मिल ये कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता में ना तो समाज को दखलंदाजी करनी चाहिए और ना ही राज्य को दखलंदाजी करना चाहिए। कल भी जब वैयक्तिकता के आदर्श पर चर्चा हुई तो वहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट को समझने की कोशिश की थी कि मिल ये मानते हैं कि सही हो या गलत हो क्या फर्क पड़ता है, सही हो या गलत हो साहब क्या फर्क पड़ता है, होने दीजिए। अगर गलत होगा तो भी पूरी तरह से कोई चीज गलत नहीं होती है, उसमें सही का कुछ ना कुछ अंश विद्यमान जरूर होगा। और अगर गलत भी होगी सही भी होगी तो जाहिर सी बात है कि वह और चीजों को आगे बढ़ाई जाएगी। कोई भी चीज
निरपेक्ष रूप से ना तो सत्य हो सकती है और ना निरपेक्ष रूप से असत्य हो सकती है, निरपेक्ष रूप से ना तो सही हो सकती है, निरपेक्ष रूप से ना तो गलत हो सकती है। ये लीक पकड़ करके चलते हैं। इसी बात को यहां पर एक बार फिर से कहते हैं कि सामाजिक निरंकुशता, यानी कि समाज नहीं तय कर देगा, समाज नहीं तय करेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ही गांव के लड़का और लड़की आपस में प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर शादी कर लिए तो फिर उनका जो है नरसंहार नहीं किया जा सकता। यह राज्य नहीं तय कर सकता, यह समाज नहीं तय कर सकता कि कर्नाटक में लड़कियों को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। जो हायर एजुकेशन में लड़कियां गई हुई हैं उनको हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, वो उनकी अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए। हु द हेल इज द गवर्नमेंट एंड हु द हेल इज द सोसाइटी, अगर आप कहिए तो धर्म भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई हिजाब पहन करके जाए, कोई ना जाए, कोई भगवा पट्टी लटका करके जाए, कोई भगवा पट्टी लटका करके ना जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं है। और इस बात को अगर आप देखिए तो अभी फ्रांस में कुछ समय पहले जब वहां पर आतंकवादी घटना हुई थी तो फ्रांस में यह बात कही गई थी कि सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया, और सरकार का प्रतिबंध यह था कि लड़कियां हिजाब पहन करके नहीं आएंगी। देयर वॉज अ कंप्लीट बैन ऑन हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वहां की गवर्नमेंट ने जब इस तरह का जो है आक्षेप लगाया तो वहां की जनता ने इसका विरोध किया। वेयर दे वेयर द क्रिश्चियंस, आर दे वेयर हिंदूज, आर दे वेयर द हिंदूज आर इन अ वेरी स्मॉल नंबर इन फ्रांस, आर द ऑर्थोडॉक्स, आर द एथिस्ट, जो कोई भी था, एवरी वन हैज अपोज्ड दिस आइडिया। लेकिन भारत में अब ये चला, मिल होते तो मिल कहते कि पहनने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, श्रीलंका में चूंकि एक मॉडल नहीं है, श्रीलंका एक आदर्श देश नहीं है इस मामले में, लेकिन भारत है, फ्रांस है। श्रीलंका तो वैसे ही जो है निजातीय संघर्षों के लिए बदनाम देश है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत अब श्रीलंका के जो है मॉडल पर चला जाएगा, अफ्रीका के मॉडल पर चला जाएगा, पाकिस्तान के मॉडल पर चला जाएगा। लड़कियां हिजाब पहन करके जाएं या ना जाएं, यह तो ठीक वैसे ही है जैसे तालिबान कहता है कि आप हिजाब पहन करके आइए। वैसे ही अगर हमारे यहाँ कोई पार्टी या कोई समाज कहता है कि आप हिजाब पहन करके ना आइए, तो हम में और तालिबान में अंतर क्या रहा? देयर इज नो डिफरेंस। और ये निंदनीय बात है। मिल इसी चीज को कहते हैं कि सामाजिक निरंकुशता और सरकार का दखल, ये दोनों के खिलाफ खड़े हो जाइए। मिल व्यक्ति के, आगे लिखिएगा, मिल व्यक्ति के जीवन की खुद से जुड़ी मिल व्यक्ति के जीवन की खुद से जुड़ी गतिविधियों और दूसरों के जीवन से जुड़ी गतिविधियों में अंतर करते हैं। जो गतिविधियां हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं, मिल डिफरेंशिएट बिटवीन देम वेयर इट इज स्वसंबंधी, मतलब खुद से जुड़ी हो, और दूसरी पर संबंधी। ये कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, इनमें आप अंतर करना शुरू करिए। स्व संबंधी कार्यों के क्षेत्र में, इसमें व्यक्ति जो होता है, स्व संबंधी जो गतिविधियां होती है, इसमें व्यक्ति संप्रभु होता है, इसमें व्यक्ति संप्रभु होता है, व्यक्ति संप्रभु है। दूसरों की अगर बात करें, को हानि पहुंचाने या उन्हें प्रभावित करने वाली गतिविधियों को जो है मिल, ये अन्य संबंधी
गतिविधियों की श्रेणी में रखते हैं। और यहां पर व्यक्ति संप्रभु नहीं होता है। अगर मेरी कोई एक्टिविटीज ऐसी है जो दूसरों को प्रभावित कर देती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने में मैं आपके जीवन को जो है प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं रोड पर जो है कार लेकर के निकला हूं, तो मेरी रैश ड्राइविंग दूसरों को प्रभावित कर देती है, तो यह अन्य संबंधी। तो इसमें व्यक्ति, मैं यहां पर संप्रभु नहीं हूं। जैसे कि एक उदाहरण मैं लूं, लॉ में जब क्राइम को बताया जाता है, तो जब क्राइम को डिफाइन किया जाता है लॉ में, तो वहां पर कहा जाता है कि एक शब्द आता है मेंस रिया। मेंस रिया, यह मेंस रिया शब्द का मतलब क्या है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपराध कर रहे हैं, अपराध का उद्देश्य होना चाहिए। मेंस रिया शुड बी क्लियर। लेकिन करते हैं यहीं पर कि अगर पब्लिक लाइफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर आपके मेंस रिया की जरूरत नहीं है। तब अगर मैंने किसी का खून किया, तो वहां पर अदालत में यह साबित करना पड़ेगा आरोप लगाने वाले को कि मैंने ऐसा जो है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया है। लेकिन अगर पब्लिक लाइफ में है, रात को 10 बजे के बाद मैं तेज म्यूजिक में जो है गाना बजा रहा हूं या मार्च निकाल रहा हूं सड़क पर, तो कहते हैं कि फिर वहां पर मेंस रिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मेरी संप्रभुता समाप्त हो जाती है। तो स्व संबंधी गतिविधियों में व्यक्ति संप्रभु होता है, लेकिन अन्यों से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, जो पर संबंधी गतिविधियां होती हैं, उनमें व्यक्ति संप्रभु नहीं होता है। मेरे हिसाब से यह बात क्लियर होगी। लेकिन अगर इसी बात को देखा जाए, थोड़ा और स्पष्ट किया जाए, जरा लिखिए, एक पॉइंट लिखिए। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां स्व संबंधी गतिविधि और पर संबंधी गतिविधि के बीच अंतर बहुत ही धुंधला होता है। के बीच अंतर बहुत धुंधला होता है। हालांकि मिल इस बात को संभालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वही ले लीजिए कि मैं बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा हूं। अगर बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा हूं, तो ड्राइव करके किसी अन्य जगह तक पहुंचना यह मेरा स्व संबंधी गतिविधि है। लेकिन बहुत रैश ड्राइविंग करते हुए जब मैं चल रहा हूं, तो यह जो है अन्य संबंधी गतिविधि, क्योंकि मैं अब सड़क पर औरों के जीवन को भी खतरे में डाल रहा हूं। तो यह स्व संबंधी और अन्य संबंधी गतिविधि का अंतर इतना स्पष्ट किया नहीं जा सकता जितना कि मिल ने किया है। अपर्णा, क्या तुम कोई और एग्जाम्पल दे सकती हो जहां पर कि स्व संबंधी और पर संबंधी गतिविधि का अंतर समाप्त हो रहा हो? नहीं दोगे? चलो आगे लिखो फिर। लेकिन मिल कई जगहों पर यह दावा करते हैं, लेकिन मिल कई जगहों पर यह दावा करते हैं
कि केवल उसी स्थिति में स्व संबंधी गतिविधि को पर संबंधी गतिविधि माना जा सकता है, को पर संबंधी गतिविधि माना जा सकता है जहां पर जुर्म होता हो, अपराध होता हो, जहां पर कोई अपराध कारित हो, यानी अपराध हुआ हो। अगर अपराध नहीं हुआ है, मैं रैश ड्राइविंग करके निकल गया, तो मिल कहते हैं कि स्व संबंधी गतिविधि है, लेकिन उसी समय मैंने किसी को ठोक दिया, यानी कि वस्तुतः जो है औरों का जीवन प्रभावित होना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यह जो है अपराध कारित होना चाहिए। इसको और ये कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूं, रैश ड्राइविंग करके मैंने जाकर के किसी खंबे में या डिवाइडर में अपनी गाड़ी ठोक दी और मैंने किसी और को चोट नहीं पहुंचाया, तो ये कहते हैं कि तब यह स्व संबंधी गतिविधि ही है, यह अन्य संबंधी गतिविधि नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई एक्चुअल अपराध कारित नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है ये बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि ये भी जो है डिवीजन बहुत कमजोर है। अब जरा एक अगली हेडिंग बनाइएगा, एक अगली हेडिंग लीजिएगा, स्वतंत्रता उदारवादी मूल्य। स्वतंत्रता उदारवादी मूल्य। स्वतंत्रता, जब कभी भी आप जानते हैं कि जब हम स्वतंत्रता, जितनी ज्यादा हम लिबर्टी लेते जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उतने ज्यादा आप लिबरल हैं। तो लिबरल या उदार होने का मतलब ही है कि आप कितनी अधिक लिबर्टी लेना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता और उदार, स्वतंत्रता का उदारता से अवियोज्य संबंध है, उदारता से अवियोज्य संबंध है, यानी कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप उदार होते चले जाएंगे। ये एक सामान्य समझ में है। एक्चुअल में अगर मैं इस बात को कहूं तो हमें यह मानना चाहिए कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता एक बहुआयामी अवधारणा है। स्वतंत्रता एक बहुआयामी अवधारणा है और ऐसे बहुत से विचारकों के लेखन में स्वतंत्रता या आजादी के मूल्य पर जोर दिया गया है जो उदारवादी नहीं माने जाते हैं। तो कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहां पर स्वतंत्रता की अवधारणा को मानने वाले लोग उदारवादी नहीं माने जाते हैं। जरा ऐसे लिखेगा, बहुत से विचारकों ने स्वतंत्रता के मूल्य पर बल अवश्य दिया है, स्वतंत्रता के मूल्य पर बल अवश्य दिया है, परंतु उन्हें उदारवादी नहीं माना जाता है। ऐसे विचारकों में रूसो और मार्क्स प्रसिद्ध नाम है। रूसो और मार्क्स प्रसिद्ध नाम है। ये स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, परंतु
यह उदारवादी नहीं है, यह उदारवादी नहीं है। मार्क्स कई जगह इस तरह का लेखन करते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, इसके बजाय मार्क्स इस चीज पर जोर देने लगते हैं कि स्वतंत्रता क्या नहीं है। यानी कि एक नकारात्मक अप्रोच लेकर के जो है ये चलने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक शुरू में भी इस बात पर जिक्र किया गया था कि आप एक कैरियर चुनना चाहते हैं और कैरियर चुनने के लिए आप अपने आप को जो है आजाद मानते हैं। कैरियर चुनने के लिए आप अपने आप को आजाद मानते हैं। ऐसी दशा में क्या होगा, मार्क्स अगर आएंगे तो मार्क्स इसको कैसे समझाने की कोशिश करेंगे। मार्क्स कहेंगे कि मान लीजिए कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं और सिविल सर्विसेज को मार्क्स कहते हैं, या मार्क्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स ये कहें कि मैं सिविल सर्विसेज को कैरियर के रूप में अपनाना चाहता हूं। अब अगर लेकिन अब कहते हैं कि मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज के लिए आपकी जो है परिस्थितियां इतनी अनुकूल ना हो, आपके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई और आपको जो है तुरंत जाकर के जो है कोई काम करना पड़ गया और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं, आपको परदेश जाना पड़ गया, वहां पर आपको जो है ढेर सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं, या मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है एकदम पकी हुई थी और 2 साल का समय आपके पास और बचा हुआ था, लेकिन 2 साल में कोरोना ने जो है तबाही मचा दी, आपके घर पर बहुत सारे लोग बीमार पड़ते चले गए, आप बुरी तरह से बीमार पड़ गए, तो आपके पास किताब खोलने भर का भी वक्त नहीं मिला। तो कहते हैं कि अब आप क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अब एक टकराव होगा, एक संघर्ष होगा। संघर्ष किसमें होगा, आपके सपने में और आपकी जो है वास्तविकता जो है, इन दो के बीच में एक संघर्ष होता है और यह आपकी वास्तविकता आपको आपके सपने से अलग कर देती है। तो उन्होंने क्या यहां पर वस्तुतः जो है अपना कैरियर चुनने की आपके पास आजादी है। कहते हैं कि यहां पर आपकी कैरियर चुनने की आजादी नहीं है। मार्क्स मानते हैं कि, यहां से जरा लिखिएगा, मार्क्स मानते हैं कि, लिखेंगे तो स्पष्ट होगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सृजनशीलता को अभिव्यक्त कर सकता है। वह अपनी सृजनशीलता को अभिव्यक्त कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं स्वतंत्रता के अभाव में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनमें मनुष्य अपने आत्म को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है।
मार्क्स स्वतंत्रता के अभाव को मार्क्स स्वतंत्रता के अभाव को अलगाव की संज्ञा देते हैं। अलगाव, अलगाव की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार यह 4 स्तरीय प्रक्रिया है। यह 4 स्तरीय प्रक्रिया है। कौन कौन सी है? 4 तरीके से होती है। पहले में जो है आप करिए कि कर्ता का उत्पादन की गई वस्तु से, कर्ता का उत्पादन या उत्पादित वस्तु से, ज्यादा सी सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा, उत्पादन की प्रक्रिया से। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लीजिए। उत्पादन की प्रक्रिया से। तीसरा, मानवीय प्रकृति से। अपनी मानवीय प्रकृति से। और चौथा, दूसरे मनुष्यों से। ये अलगाव हो जाता है। ये अलगाव है। आपने कोई वस्तु उत्पादन में आपने हिस्सा लिया और स्वयं आप उससे विरत रह जाइए। आप दिन भर बैठ करके हीरा घिसिए, लेकिन उससे जो है आपको कोई संबंध ना रहे, तो कर्ता का उत्पादित वस्तु से। जैसे कि कल को YouTube मान लीजिए मेरा चैनल जो है ब्लॉक कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? अगर YouTube मेरा चैनल ब्लॉक कर देता है तो मैंने जितनी मेहनत की वो सारा की सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, उत्पादन की प्रक्रिया से जो हम वर्क कर रहे हैं, कभी ऐसी परिस्थिति जैसे कि मैं बीमार पड़ जाऊं, तो जो ये मैं क्लासेस बना रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं, मैं इससे अलग हो जाऊं। कई बार होता है कि मनुष्य अपनी मानवीय जो उसकी खुद की प्रकृति होता है, मनुष्य को उसे भी छोड़ना पड़ता है। जैसे कि मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है और ऐसा हो जाए कि मुझे पॉलिटिक्स को छोड़ करके कहीं पर किसी जो है बैंक में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ जाए, तो ये मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। और चौथा, दूसरे मनुष्यों से कई बार हम जो है समाज से करते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सभी चीजें जो है हमारी स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा पैदा करती है। ये जब अलगाव आता है तो ये अलगाव बाधा पैदा करती है। और मार्क्स कहते हैं कि और मार्क्स को समझते समय जब मार्क्स इस तरह के अलगाव की बात करें, तो मार्क्स ने समाज में 2 तरह के लोगों को देखा है। एक, वह मजदूर को देखते हैं और दूसरा वो उद्योगपति को देखते हैं। तो कहते हैं कि उद्योगपति में अलगाव की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन मजदूरों में यह अलगाव की संभावना बहुत जबरदस्त होती है। तो कहते हैं कि मजदूर के संदर्भ में यह अलगाववादी धारणा बहुत तेज और बहुत तीव्र रहेगी। ठीक है ना? इस बात को ध्यान में रख करके तो इसको जरा लिखिएगा कि मार्क्स कहते हैं कि इसका नतीजा यह होता है कि
आदमी, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा मजदूर। तो इससे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आप कौन सा अंश देख रहे हैं। स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर पाता। आदमी या मजदूर स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर पाता। आदमी जानवरों की तरह ही कुछ खास गतिविधियां कर पाता है। अर्थात खाना पीना, प्रजनन करना आदि। खाना पीना, प्रजनन करना आदि। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि एक गुणात्मक जीवन क्या है, तो कहते थे कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाओ। वो आज जिस स्तर पर है, तुम्हारी जितनी संभावना हो करो। वो कहते हैं कि अपना पेट भरने को और बच्चे पैदा करने को तो सूअर भी कर लेता है, आदमी और सूअर के जीवन में अंतर होना चाहिए। शायद पिताजी मार्क्स से भी जो है 2 कदम आगे सोच रहे थे, क्योंकि वह गुणात्मकता पर बहुत जोर देते थे। और मैं और मेरा, उनका शब्दावली यहीं तक सिमटा हुआ नहीं था, लेकिन मार्क्स और मिल दोनों में जो है स्वतंत्रता मैं और मेरा से ही जुड़ा हुआ है। तो आगे वो समझाते हैं, कहते हैं, आगे लिखेगा कि मनुष्य अपने मानवीय कर्मों को करने में असमर्थ हो जाता है। मनुष्य अपने मानवीय कर्मों को करने में असमर्थ हो जाता है और उसकी स्थिति जानवर जैसी हो जाती है। अब जरा आगे बढ़िएगा, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा कि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मज्ञान के साथ जीवन जीना। ये इनके अनुसार स्वतंत्रता। यहां पर ये कहीं ना कहीं भारतीय मनीषियों के करीब आ जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि आत्मदीपो भव। हालांकि जब भारतीय मनीषी कहते हैं तो वह मार्क्स की तरह एकांगी नहीं रहते हैं, उससे के आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान का अर्थ उस संदर्भ में नहीं है जिस संदर्भ में भारतीय मनीषी कहते हैं। कि ध्यान में लगा करके बैठे और समझ जाइए कि अहम ब्रह्मास्मि, कहते नहीं साहब, ये मार्क्स की पहुंच उतना नहीं है। मार्क्स मूल रूप से भौतिकवादी विचारक हैं। आत्मज्ञान का अर्थ फिर ये क्या लेते हैं, मार्क्स के अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ क्या है, ये जानना जरूरी है। तो कहते हैं कि व्यक्ति की शक्तियां और क्षमताएं, व्यक्ति की शक्तियां और क्षमताएं स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह विकसित हों। तो अब देखिए, इनका जो आत्मज्ञान से अर्थ है वो बहुत स्पष्ट है।
तो ये कहते हैं कि आत्मज्ञान सब में हो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हो पाता है? तो ये कहते हैं कि पूंजीवाद के कारण, कहते हैं कि पूंजीवाद के कारण, पहले भी कई बार पूंजीवाद का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है, लोगों को आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिलता है। लोगों को आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिलता है। आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिलता है, यह बड़ा स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा। अब आत्मज्ञान का मतलब क्या है? कि लोगों को अपनी शक्तियों और क्षमताओं का विकास करने का अवसर नहीं मिलता है। इन दोनों शब्दों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा जा सकता है कि शक्तियां और क्षमताएं स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर नहीं मिलता? तो शब्द सीमा हमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आपने ऐसे लिखा तो शब्द सीमा आपकी कम हो जाएगी। तो चालाक, चतुर चालाक आपको बनना पड़ेगा राइटिंग में। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि पूंजीवाद, आगे जो है मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद एक ऐसे समाज के लिए आधार तैयार करता है अवश्य कर देता है जहां पर व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान हासिल करता है। आत्मज्ञान हासिल करता है। अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। एक तरफ वो उसकी आलोचना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि आत्मज्ञान जो है कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है। आधार तैयार कर दे रहा है, लेकिन वह एक तरफ आधार भी तैयार कर रहा है पूंजीवाद। अब यहां पर इनका कमाल देखिएगा, आधार भी तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ उसमें रुकावट भी पैदा करता है। तो इस तरह से कहा जाए तो आत्मज्ञान के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि आत्मज्ञान के संदर्भ में पूंजीवाद दो कार्य कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है? भूमिका तैयार कर रहा है, आधार तैयार कर रहा है। ये भूमिका शब्द वहां पर प्रयोग कर लिया है, आधार तैयार करना है। क्योंकि ये क्यों आधार तैयार कर रहा है, जरा इसमें जो है इन डेप्थ जाना चाहिए। ये कहते हैं कि ये आधार इस संदर्भ में तैयार कर देते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से ही आप ये जान पाते हैं कि दिक्कत कहां है। ये उस अंतर को, जो एक अमीर और गरीब का जो अंतर है, एक आत्मज्ञानी और एक आत्मज्ञान के अभाव वाले व्यक्ति के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से तैयार करता है, जिससे कि जिन लोगों को आत्मज्ञान या उनको अपनी शक्तियां और क्षमताएं जिन्होंने विकसित नहीं कर पाई, वो औरों को देख करके समझते कि अरे यार ये तो जमीन आसमान का अंतर है, और उनके अंदर एक बेचैनी होती है और उस बेचैनी के कारण वो तेजी से उस पथ पर बढ़ना चाहते हैं। तो ये अंतर जो है बहुत तेजी से जो है ये पैदा करते हैं। तो ये कहते हैं कि इस संदर्भ में यह पूंजीवाद आपके लिए एक बड़ा अंतर तैयार कर रही है। इसी के साथ साथ ये दूसरा वाला
ये भी आते हैं। ये कहते हैं कि रुकावट भी पैदा करता है। रुकावट भी पैदा करता है। तो पूछा गया कि अच्छा मार्क साहब बताइए कि रुकावट कैसे पैदा कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो रुकावट पैदा कर रहा है, यह रुकावट भी दो तरह से पैदा करता है। दो तरह से यह रुकावट पैदा कर रहा है। तो कहते कि अच्छा चलिए दोनों तरीके भी आप समझा दीजिए। जब आप समझाने पर आए हैं तो कहते हैं कि जरूर समझाएंगे साहब हम आपको। तो पहला बताते हैं कि लोगों की इच्छाएं ऐसी प्रक्रिया से बनती हैं, पूंजीवाद की वजह से लोगों की इच्छाएं ऐसी प्रक्रिया से बनती हैं जिसे व्यक्ति ना तो समझता है न तो समझता है और न ही वह इस प्रक्रिया से जोड़ पाता है। अब गरीब आदमी की जो इच्छा होती है वो किस चीज की होती है? गरीब आदमी को चांद में भी रोटी नजर आता है। और एक नौजवान को जिसका पेट भरा होगा उसको चांद में महबूब नजर आता है। दोनों समान उम्र के हैं, मान लीजिए 20-20 साल के हैं दोनों, 25-25 का रख लीजिए, गृहस्थ आश्रम में पहुंचा दीजिए। एक का पेट साहब एकदम खाली है, वह चांद को देखेगा तो चांद में उसे रोटी नजर आती है। और दूसरा चांद को देखेगा जिसका पेट भरा है, हार्मोन से जिसका खूब साहब उड़ रहा है, उसको चांद में महबूब नजर आता है। क्या यह व्यक्ति ने स्वयं से पैदा किया है? नहीं किया ऐसा। 80 बरस के आदमी को चांद में पेट भरा होगा तो भी महबूब नजर नहीं आएगा। वह इस प्रक्रिया को ना तो खुद समझ रहा है कि उसे ऐसा क्यों नजर आता है, और ना ही इससे वह जो है खुद को जोड़ पाता है। वह अपनी इच्छाएं जो उसकी निर्मित हुई हैं, वह हर बार उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ढेर सारे ख्वाब देखते हैं, और अपने ख्वाबों को, अंबानी का बेटा ख्वाब देखता होगा तो अलग तरीके से देखेगा, और एक रिक्शे वाले का बेटा देखेगा तो अलग तरीके से देखेगा। वह उसके हाथ में नहीं है। और दूसरा ये कहते हैं कि एक और पहली रुकावट तो यह है कि इच्छाओं का निर्माण किस तरह से हुआ, और दूसरा कहते हैं कि दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण भी बताते हैं, कहते हैं कि सामान्य तौर पर समन्वय और सामान्य योजना न होने के कारण योजना न होने के कारण इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं।
व्यक्ति के कार्यों का कुल नतीजा, व्यक्ति के कार्यों का कुल नतीजा, आगे लिखते जाइएगा, व्यक्ति के कार्यों का कुल नतीजा व्यक्ति के कार्यों का कुल नतीजा स्वतंत्र रूप से सामने आता है, स्वतंत्र रूप से सामने आता है, और कई बार यह विरोधी शक्ति के रूप में भी सामने आता है, और कई बार यह विरोधी शक्ति के रूप में भी सामने आता है। स्पष्ट रूप से यह लोगों की स्वतंत्र और मिलीजुली इच्छा का, स्पष्ट रूप से यह लोगों की स्वतंत्र और मिलीजुली इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है पपन्ना। व्यक्ति के कार्यों का कुल नतीजा स्वतंत्र रूप से सामने आता है, और कई बार यह विरोधी शक्ति के रूप में भी सामने आता है, और कई बार यह विरोधी शक्ति के रूप में भी सामने आता है। स्पष्ट रूप से यह लोगों की स्वतंत्र और मिलीजुली इच्छा का, स्पष्ट रूप से यह लोगों की स्वतंत्र और मिलीजुली इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है। स्पष्ट रूप से यह लोगों की स्वतंत्र और मिलीजुली इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। व्यक्ति द्वारा खुद को अपनी इच्छाओं से न जोड़ पाने, व्यक्ति द्वारा खुद को अपनी इच्छाओं से न जोड़ पाने, और इन इच्छाओं के व्यक्ति के आत्म से टकराव, व्यक्ति द्वारा खुद को अपनी इच्छाओं से न जोड़ पाने और इन इच्छाओं के व्यक्ति के आत्म से टकराव को ही अलगाव की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति द्वारा खुद को अपनी इच्छाओं से न जोड़ पाने और इन इच्छाओं के व्यक्ति के आत्म से टकराव को ही अलगाव की संज्ञा दी गई है। अब यहीं पर स्वतंत्रता को थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और पढ़ेंगे स्वतंत्रता का वर्गीकरण। स्वतंत्रता का वर्गीकरण कैसे करेंगे? अभी जो एक इशारा हो ही चुका है इस चीज पर। सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि आप लोग भी लगातार लिख करके थके होंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे तो आप 2-3 मिनट का फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ओके, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आप लोग चाय पानी करके आ गए वापस? दैट्स गुड। चलिए, तो स्वतंत्रता को जो है हम लोगों ने दो भागों में बांटा। एक सकारात्मक तौर से और दूसरा नकारात्मक रूप से। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो है ऑफ लिबर्टी, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये किसने किया है? ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहां पर देखा है, ये इजाया बर्लिन ने किया है। नाम क्या है इनका? इजाया बर्लिन। ये इजाया बर्लिन का कॉन्सेप्ट है। इजाया बर्लिन ने अपनी एक जो रचना है जो 1969 में आई थी, वो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इनकी बुक का नाम क्या है? टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में इस चीज का जिक्र करती हैं। और ये कहती हैं कि मान लीजिए कि क्लास के कुछ छात्र हैं और वो चाहते हैं कि कोई एक पीरियड ना हो। जैसे मेरी क्लास में कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर आप फिलोसफी की क्लास रेगुलर लिया कीजिए, फिलोसफी में ज़्यादा मजा आती है। कुछ चाहते हैं कि नहीं सर PSIR लीजिए क्योंकि PSIR हमारा ऑप्शनल है। तो अब ये चाहते हैं कि एक बैच जो है आप ऑफ कर दीजिए ताकि वो उसमें ज़्यादा फ्रीडम रहे। अब जो ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक पीरियड ऑफ कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन आएगा और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और परीक्षा में कम नंबर आएंगे और उनका कैरियर जो है वो प्रभावित होगा। लेकिन उनको किसी ने फोर्स नहीं किया, उन स्टूडेंट्स को, कि आप जो है क्लासेस मत कीजिए। उन्होंने खुद जो है थोड़ा सा खाली समय पाने के लिए जो है उन्होंने अपने आप को जो है फ्री करने की कोशिश की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उन्हें क्लास छोड़ने के लिए मजबूर कोई नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में वे आजाद हैं। लेकिन इस आजादी का एक मतलब यह भी है कि अगर वो सही ढंग से अपने जीवन यापन को करने के लिए, और मान लीजिए कि वो क्लास करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में उनको अपनी छोटी मोटी इच्छाएं, तुरंत के लालच को, जैसे कि डायबिटीज का पेशेंट है तो डायबिटीज के पेशेंट को जो है रसगुल्ला खाने से अपने आप को नियंत्रित करना होगा। नो वन इज फोर्सिंग हिम एक्चुअली।
आप चाहिए तो खाइए, या हमें ही सामान्य तौर पर हम अगर मोटापे से और तमाम तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको लगातार उन परिस्थितियों से अपने आप को बचाना पड़ेगा कि जहां पर कि वो आगे चल करके हमको नुकसान कर सकता है, ज्यादा घी तेल मसाला, है ना। तो इस संदर्भ में अगर मैं कहूं, मैं ही अपने आप को ले लूं, तो मैं आजाद नहीं हूं। तो इस तरह से जो है आजादी सकारात्मक भी हो सकती है कि जब हम पूरी तरह से, और नकारात्मक आजादी भी हो सकती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें ताकि हम ज्यादा बेहतर जीवन को जी सकें। इसको अलग अलग पढ़े जाने की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को पढ़ें। नकारात्मक स्वतंत्रता, ये कल भर इसकी क्लास स्वतंत्रता की ओर चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो ये निगेटिव लिबर्टी है। निगेटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी में नकारात्मकता शब्द महत्वपूर्ण है। तो जरा लिखिएगा, नकारात्मकता शब्द इस बात का संकेत करता है कि, नकारात्मकता इस बात का संकेत करता है कि यह व्यक्ति की आजादी को सीमित करता है, कि यह व्यक्ति की आजादी को सीमित करता है। कि यह व्यक्ति की आजादी को सीमित करता है। आमतौर पर इसे इसे हस्तक्षेप वाली स्वतंत्रता के रूप में समझा जा सकता है। हस्तक्षेप वाली स्वतंत्रता के रूप में समझा जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता इस बात से तय होती है, या इसको ऐसे लिखिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता इस प्रश्न के उत्तर में छिपा होता है इस प्रश्न के उत्तर में छिपा होता है कि मैं किस क्षेत्र का स्वामी हूं या किस क्षेत्र का मालिक हूं। मैं किस क्षेत्र का मालिक हूं। हालांकि हिंदी के शब्द ज्यादा लिखने का प्रचलन है, लेकिन ज्यादा सही यही बैठता है। स्वामी स्वामी आजकल गाना चलेगा ना, मेरे स्वामी, तो उससे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हालांकि वो गाना भी मुझे नहीं लगता कि क्यों ऐसे पुरुष को स्वामी के, हाँ,
रूप में क्यों दिखाया जाना चाहिए। बर्लिन आगे कहते हैं, बर्लिन आगे कहते हैं कि तो सामिक मतलब स्वामी से ही बना है ना बेटा, स्वामी को ही सामी कर दिया गया है। वो जिस तरह से उसके पद चिन्हों को छूती है, जिस तरह से वो सलामी के अंदाज में जो है डांस स्टेप लेती है, तो वो स्वामी का ही भाव है। अच्छा, स्वामी का अर्थ बढ़िया से है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे स्वामी मेरे बढ़िया हो तो? आई डोंट थिंक सो। आप डांस की स्टेप्स देखिए, खैर क्या है, ये यूपीएससी में आएगा भी नहीं, तो हम लोग इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। मैं किस बर्लिन आगे कहते हैं कि यदि कोई मुझे किसी काम को करने से रोकता है, बर्लिन आगे कहते हैं कि यदि कोई मुझे किसी काम को करने से रोकता है, करने से रोकता है, जो अन्यथा मैं करता, जो मैं अन्यथा मैं करता, जो अन्यथा मैं करता है, यानी कि अगर मुझे वो काम करने से न रोका गया होता तो वो काम मैं पक्का पक्का करता। अर्थात अर्थात यह कहा जा सकता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि मेरा दमन हो रहा है, कि मेरी स्वतंत्रता का दमन हो रहा है। मेरी स्वतंत्रता का दमन हो रहा है, या यह भी कहा जा सकता है कि मुझे दास बना लिया गया है, या यह भी कहा जा सकता है कि मुझे दास बना लिया गया है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी पात्र व्यक्ति को, यदि किसी पात्र व्यक्ति को चुनाव में वोट देने से रोका जाता है, चुनाव में वोट देने से रोका जाता है, रोका जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, तो यह माना जाएगा कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है।
पैरा बदल करके करिए। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बर्लिन यह भी मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वतंत्र नहीं है। बर्लिन अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि केवल दूसरे लोगों द्वारा थोपी जाने वाली पाबंदियां ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। यानी कि यहां पर बर्लिन ये मानना चाहते हैं कि प्रतिबंधों के अभाव में प्राप्त स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है ना, ये बात प्रभावित करती है। अब जरा आगे लिखिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता दो पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता। अपर्णा बता सकती हो कि वो दो पूर्व मान्यताएं कौन सी हैं? चलो लिखो फिर। पहला, प्रत्येक व्यक्ति अपना हित सबसे बेहतर तरीके से जानता है। तो पहली तो अवधारणा इन्होंने यही सामने रखी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित सबसे बेहतर तरीके से जानता है। अब यह सूत्र इस मान्यता पर आधारित है कि, आगे जरा लिखिएगा, अब यह सूत्र इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक तार्किक प्राणी है, इसलिए उसमें
इसलिए उसमें विचार करने की इसलिए उसमें विचार करने की और जानकारियों के आधार पर और जानकारियों के आधार पर और जानकारियों के आधार पर सही विकल्प को चुनने की क्षमता होती है। और जानकारियों के आधार पर सही विकल्प को चुनने की क्षमता होती है। जाहिर सी बात, स्पष्ट पॉइंट। दूसरी जो है मान्यता क्या है, पूर्व मान्यता क्या है? दूसरी पूर्व मान्यता है कि राज्य की भूमिका बहुत ही सीमित है। राज्य की भूमिका बहुत ही सीमित है। दरअसल यह पिछले सूत्र का ही विस्तार है। दरअसल यह पिछले सूत्र का ही विस्तार है। आगे लिखिएगा, दरअसल यह पिछले सूत्र का ही विस्तार है। चूंकि मनुष्य को तार्किक प्राणी माना गया है, तार्किक प्राणी माना गया है, इसलिए राज्य व्यक्ति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में राज्य व्यक्ति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में फैसला नहीं कर सकता है, निर्णय नहीं ले सकता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं कर सकता है। अब जरा पैरा चेंज करिएगा। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता, या ऐसे लिखे, बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य स्वयं काम करना नहीं है, स्वयं काम करना नहीं है, बल्कि यह काम करने का अवसर है। बल्कि यह काम करने का अवसर है। बल्कि यह काम करने का अवसर है। एक मिनट बेटा, होल्ड करें जरा। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। अरे चुप रहो यार, तुम लोग फालतू काम। इतना बैंक वाले मुझ पर मेहरबान है कि क्या है। बल्कि यह काम करने का अवसर है। काम हो या न हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, काम करने में कोई बाधा है या नहीं। जैसे
वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम हो, मुझे वोट डालना है, मैं डालूं या ना डालूं, मैं वहां तक पहुंच पाऊं, मेरे घर में कोई व्यवस्था आ गई या मैं काम करने के कहीं पर बाहर गया हूं, लेकिन इससे मेरी स्वतंत्रता बाधित नहीं हुई। मैंने एक्चुअल वोट नहीं डाला, लेकिन तो भी मेरी स्वतंत्रता बाधित नहीं है। लेकिन कोई लाठी लेकर के बैठा हो, भले ही मेरे घर में जो है कोई ऐसी दिक्कत रह गई हो जिसकी वजह से मैं बूथ तक ना जाऊं, लेकिन अगर कोई वहां लाठी लेकर के बैठा हुआ है कि वोट नहीं डालने दूंगा, तो भले ही मैं ना जाऊं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। यानी कि अवसर की प्राप्ति के रूप में इसे देखा जाए, बाधाओं का अभाव होना चाहिए। स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता। इसे नकारात्मक क्यों माने हैं? क्योंकि यह बाधाओं का अभाव तैयार करता है। राइट, आगे लिखिएगा। यह अवसर की उपलब्धता पर जोर देता है, यह अवसर की उपलब्धता पर जोर देता है, ना कि अवसर की उपलब्धता पर जोर देता है, ना कि उस अवसर के वास्तविक प्रयोग पर, ना कि उस अवसर के वास्तविक प्रयोग पर। अब पैरा बदल करके लिखिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह किसी काम या गतिविधि, यह किसी काम या गतिविधि की गुणवत्ता पर जोर नहीं देता, कि गुणवत्ता के प्रति उदासीन है, गुणवत्ता के प्रति उदासीन है। उदाहरण के लिए पसंदीदा नौकरी की स्वतंत्रता, पसंदीदा नौकरी की स्वतंत्रता और भूखमरी की स्वतंत्रता में यह कोई अंतर नहीं करता है। स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं करता। यहां हम यह कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में गरीबी को हमेशा स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा गया है, स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा गया है। अब यहीं पर जरा बढ़ाइएगा। फ्रेडरिक हेयक, अब ये सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, ये शॉर्ट आंसर में जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। और रॉबर्ट नॉजिक
दो ऐसे विचारक हुए हैं, दो ऐसे विचारक हुए हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर बल देते हैं। फ्रेडरिक हेयक, फ्रेडरिक हेयक स्वतंत्रता को फ्रेडरिक हेयक स्वतंत्रता को एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में देखते हैं। एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में देखते हैं। एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में देखते हैं। हेयक की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, हेयक की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा विशिष्ट बाधा के अभाव के रूप में अभिव्यक्त हुई है, विशिष्ट बाधा के अभाव के रूप में अभिव्यक्त हुई है। और विशिष्ट बाधा क्या है इनके यहां? विशिष्ट बाधा इनके यहां है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला बल प्रयोग, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला बल प्रयोग। ऐसा अवसर आने पर, आगे लिखिएगा, ऐसा अवसर आने पर, ऐसा अवसर आने पर जब हम कोई काम कर लेते हैं, जब हम कोई काम कर लेते हैं, यानी कि वो बाधा हट जाए और वो काम हम कर लें, वो लाठी वाला हट जाए, हम जाकर के वोट डाल दें, तो क्या होता है? ऐसा अवसर आने पर जब हम कोई काम कर लेते हैं तो यह सकारात्मक बन जाता है, तो यह सकारात्मक बन जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेयक द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा, हेयक द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा इसके अनुपूरक के रूप में है, इसके अनुपूरक के रूप में है। अब अगर अनुपूरक के रूप में है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अगर हम स्पष्ट करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसी स्थिति है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसी स्थिति है जिसमें एक आदमी किसी दूसरे आदमी की
जिसमें एक आदमी किसी दूसरे आदमी की मनमानी इच्छा को मानने के लिए विवश नहीं होता है। मानने के लिए विवश नहीं होता है। मानने के लिए विवश नहीं होता है। आगे लिखिएगा, हेयक नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को संपूर्ण अवधारणा नहीं मानते हैं। हेयक नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को संपूर्ण अवधारणा नहीं मानते हैं। इसका कारण यह है कि वे मानते हैं कि स्वतंत्रता न्याय और कल्याण के बीच एक निश्चित जुड़ाव होना चाहिए, इसको स्पष्ट करते हुए हेयक लिखते हैं कि विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता की संकल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि हमें कानूनों को या विधियों को सामान्य अमूर्त नियम मानते हुए इनका पालन करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। चूंकि ऐसा करते समय हम किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। इसलिए हम स्वतंत्र होते हैं। नॉजिक यह मानते हैं कि
नॉजिक यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा इस बात से है सबसे बड़ा खतरा इस बात से है कि उस व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना ही उस व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना ही कोई दायित्व थोप दिया जाए। इस तरह के दायित्वों की संख्या कम से कम रखकर लोगों के स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। लोगों के स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा करने पर लोगों के बीच स्वैच्छिक समझौतों और आपसी लेन देन की ज्यादा संभावना होगी। आपसी लेन देन की ज्यादा संभावना होगी। आगे लिखिएगा, नॉजिक स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की एक न्यूनतम रूपरेखा की आवश्यकता है। लेकिन यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति पर किसी भी तरह का दायित्व थोपने से पहले उसकी सहमति लेना एक अनिवार्य शर्त है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी नॉजिक में क्या है कि सहमति के बगैर कोई काम कराना स्वतंत्रता का हनन है, यानी कि बाधाओं का अभाव, बल प्रयोग का अभाव ही स्वतंत्रता है। इसलिए यह स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं। अब कल हम लोग, चूंकि आज काफी समय हो गया, तो कल हम लोग स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा पर चर्चा करेंगे और साथ में ही जेएस मिल इस पर किस तरह से विचार करते हैं इस पर और आगे चर्चा करेंगे। साथ में ही भारतीय संविधान में स्वतंत्रता संबंधी क्या अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता का अन्य खासतौर से समानता के साथ किस तरह का लगाव है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल इन्हीं सब चर्चाओं के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे।
करंट अफेयर्स के अच्छे टॉपिक्स में आप लोगों को लगातार खासतौर से जो है आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे देखते रहिएगा। फिलॉसफी की जो क्लासेस हैं वो भी आज रात 9 बजे से रिज्यूम करूंगा। फिलॉसफी की जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट हाफ में हिंदी मीडियम में और सेकेंड हाफ में इंग्लिश मीडियम में मैं लूंगा। तो 9 से 10 सवा 10 तक मैं पहले हिंदी मीडियम रखूंगा, फिर उसके बाद से इंग्लिश मीडियम रखूंगा। तो आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी। आप कोर्सेज के बारे में और उनको बताते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया दोस्तों।